हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स का पार्ट नंबर 2 दैट इज़ पीपल एज ए रिसोर्स। इससे पहले मैंने पीपल एज ए रिसोर्स का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो पीपल एज ए रिसोर्स का आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पीपल एज ए रिसोर्स का पार्ट नंबर 2। अब देखो, पीपल एज ए रिसोर्स में अभी तक हमने क्या देखा था कि हमने देखा था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें हमने क्या देखा कि अगर हम एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, मेडिकल फैसिलिटीज़ में अगर हम अच्छे से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम अपनी पॉपुलेशन को एसेट, लाइबिलिटी बनने की बजाय उसको एसेट बना सकते हैं, जैसा कि जापान करता है। जापान पर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं हैं। उसने बेसिकली क्या कि अपने लोगों के ऊपर ही इतना एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी से पैसा खर्च किया है कि जापान आज बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी है। तो ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन खड़ा होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन, ये अभी टॉपिक की लाइन है। जस्ट इसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे कि मेन एंड वुमेन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैसे डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो भैया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ऐसी एक्टिविटीज़, सीधी सीधी बात, जिसमें हम पैसे का लेन देन करते हैं। सीधी बात, ऑल दी एक्टिविटीज़ विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, या हम ये कह सकते हैं जिसमें हमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट होता है या कहीं पैसे का लेन देन होता है या डिमांड सप्लाई की बात होती है, तो वो आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। क्लियर है? दीज एक्टिविटीज़ एड वैल्यू टू दी नेशनल इनकम। भैया सही बात है, जब पैसे की बात आएगी तो भैया वो वैल्यू भी तो ऐड करेगा नेशनल इनकम में, करेगा ना। तो वही वाली बात है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने गुड्स एंड सर्विस को खरीद बेच करी है तो ऑब्वियस सी बात है आपने जीडीपी में अपना भागीदारी दी है। और नेशनल इनकम में सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है? जीडीपी और जीएनपी। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप नेशनल इनकम में बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर रहे हो, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसके दो पार्ट होते हैं, एक मार्केट एक्टिविटी, एक नॉन मार्केट एक्टिविटी। इसको हम आगे देखते हैं। अब देखो, मार्केट एक्टिविटी सीधी सीधी फिर वही वाली बहुत बात हो जाती है, जो एक्टिविटी हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी एक्टिविटी जो हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, दैट इज एक्टिविटी परफॉर्म फॉर मनी और फॉर प्रॉफिट। दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज। तो भैया, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो जस्ट टू अर्न दी मनी, जस्ट टू अर्न दी प्रॉफिट, वो क्या आएगी? मार्केट एक्टिविटी में आएगी। लेकिन नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या होती है? जो प्रोडक्शन हम अपने कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर नॉन मार्केट एक्टिविटी। ठीक है, जो जिससे हम कुछ अर्न नहीं करते, जस्ट अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? नॉन मार्केट एक्टिविटी। और मार्केट एक्टिविटी का जिसमें पैसा कमा रहे हैं, मार्केट, पैसा, डिमांड सप्लाई, तो ये सब क्या आते हैं? मार्केट एक्टिविटी में आते हैं। क्लियर हुआ? मार्केट एक्टिविटी, नॉन मार्केट एक्टिविटी। अब देखो, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा से बचपन से पढ़ते हुए हम ये तीन पार्ट आ रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर कहाँ से आए हैं, इसके लिए प्लीज़ आप मेरी डेवलपमेंट वाली वीडियो का फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लेना, आपको सारा ये खेल समझ में आ जाएगा। ठीक है, डेवलपमेंट वाली वीडियो का फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखना, उसमें आपको ये सारा खेल समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये तीन सेक्टर लगाए गए हैं, कैसे ये तीन सेक्टर बने। सबसे बड़ी बात यही है, रट तो तुम सब लोग लोगे, लेकिन कहाँ से इनका इवोल्यूशन हुआ है। तो प्लीज़ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट है, उसका बस फर्स्ट पार्ट देखना है आपको सब समझ में आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं प्राइमरी सेक्टर कौन सा सेक्टर है भैया? ऐसा सेक्टर जिसे हम एग्रीकल्चरल सेक्टर बोलते हैं, सबसे पुराना सेक्टर है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर क्या हुआ? इंडस्ट्रियल सेक्टर बना या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बना। टर्शरी सेक्टर क्या है? टर्शरी सेक्टर आपका सर्विस सेक्टर है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर आपने मान लीजिए गेहूं की पैदावार करी, तो वो किस में आ जाएगा? प्राइमरी सेक्टर में। गेहूं से आपने आटा बनाया और आटे के बिस्किट बनाए, ये किस में आ जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर में। गेहूं आपका फैक्ट्री में गया, मकनाइज्ड हुआ, उसके बाद उससे आटा बना, आटे के बिस्किट बने। ठीक है, अब जब बिस्किट बन गए तो बिस्किट बनने के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन का काम स्टार्ट हुआ वो कहाँ से होगा?
वो होगा टर्शरी सेक्टर में। ठीक है, इसको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 सेक्टर्स, बस सिंपल सी बात है। अब देखो, एक मिनट, प्राइमरी सेक्टर में क्या है, इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे एग्रीकल्चर, मैंने अभी आपको बताया ना कि गेहूं की पैदावार हुई है, बस दैट इज एग्रीकल्चरल सेक्टर, गेहूं की पैदावार हुई है। फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब क्या है, जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ होता है ना, वहाँ आपका प्राइमरी सेक्टर आता है। अब प्राइमरी सेक्टर कितने परसेंट जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, 27.2% इन जीडीपी। और कितने लोगों को जॉब मिलती है इस प्राइमरी सेक्टर से, 48.9% पीपल इससे जॉब कर पाते हैं। इस सेक्टर में लगभग 48.9% लोग हैं इस सेक्टर के अंदर। और ये सेक्टर कितना कमा के देता है जीडीपी के अंदर, 27.2%। ये दोनों बातें याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्राइमरी सेक्टर में, जिसमें सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज का हम यूज़ कर रहे हैं, यूज ओनली नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक, अब आया सेकेंडरी सेक्टर। मैंने आपको क्या बताया था, ये देखो, गेहूं covers those activity that are concerned with the transformation of natural resources and product into other goods। जैसे वीट क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है, और वीट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, आटे में, तो ये क्या होगी, सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई। ठीक है, आटे में कन्वर्ट कर दिया तो ये क्या बन गई, दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक है, और फॉरेस्ट क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी है, बट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर इज ए सेकेंडरी एक्टिविटी। फॉरेस्ट क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी है, आप सब जानते हो, नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन अगर हम उसी फॉरेस्ट की लकड़ी से हम फर्नीचर बना रहे हैं तो वो क्या हो गई, सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई। एंड सो ऑन, सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, समझ गए ना आप, कुछ भी बनाने की बात हो रही है। सेकेंडरी सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट 23.7% इन जीडीपी। कितना कंट्रीब्यूट करता है, 23.7% इन जीडीपी। और कितने लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है, 48.9% पीपल को जॉब प्रोवाइड करता है इंडिया के अंदर। ठीक है, आई बात समझे सेकेंडरी सेक्टर की। अब आया भैया टर्शरी सेक्टर। अब क्या आया, टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर क्या करता है, इसमें वो सारी एक्टिविटी हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करती हैं। समझो आप, जैसे कि मान लो एक आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, अब आपने आटा तो बना लिया, अब आटे को वहाँ क्या करोगे, उसका ट्रांसपोर्ट करोगे ना, तो ट्रांसपोर्टेशन की बात है। फिर आपको मान लो आपको अकाउंट खुलवाना है अपनी फैक्ट्री के लिए, तो बैंक आ गया। फिर आपको अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराना है, तो इंश्योरेंस वाले आ गए। ठीक है, एक फैक्ट्री के कंसेप्ट से हम समझ रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। फिर एक क्या है, डॉक्टर की सर्विस है, टीचर है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, एक मेड है, तो ये सब सर्विस दे रहे हैं, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है यहाँ, एक सर्विस मिल रही है, कहीं कोई प्रोडक्शन नहीं है, फिर भी आपको पेमेंट करना पड़ता है, दैट इज टर्शरी सेक्टर। अगर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती जाएगी और तो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी और प्राइमरी सेक्टर की घटती जाएगी। वैसे ऐसा सही भी नहीं है, लेकिन अब ठीक है, तुम लोगों की बुकों में लिखा है तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, प्राइमरी सेक्टर को गिराना पूरी तरीके से भी अच्छा ही नहीं है भैया, आप नेचुरल रिसोर्सेज को कहाँ ले जाओगे, है ना। लेकिन अब ठीक है, बुक्स जो कह रही हैं वो सही, बुक्स का कहना अपने कंसेप्ट में सही है। टर्शरी सेक्टर देखो भैया 49.1% कॉन्ट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, और ये 26.8% लोगों को जॉब देता है भारत के अंदर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब लास्ट वन आता है कि पीपल एज ए रिसोर्स में हम देखेंगे कि मैन एंड वुमेन का, मैंने बोला था ना आपको सबसे पहले, जो मैंने पॉइंट बोला था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन, ये जो बात है इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप। तो इसको डिफाइन करने के लिए देखो क्या है कि आप सब लोग समझते हैं कि ये इंडिया में या कहीं पे भी मोस्टली अगर हम बात करें तो पैट्रियार्कियल सोसाइटी, मतलब मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है। अब जब मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, चाहे हिस्टोरिकली आप देख लो, कल्चरली आप देख लो, तो लोग बचपन से ही लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं कि भैया लड़की है इसको नहीं पढ़ाना है, तो ये सोच बदलनी होगी। तो काम बांट रखा है कि भैया औरतें जो हैं घरों में काम करती हैं, तो ये क्या हो जाता है, एक तरीके से अनप्रोडक्टिव हो जाता है, आप समझो इस चीज़ को। और ये बाहर काम करते हैं आदमी, तो ये क्या पैसा कमा के लाते हैं, यहाँ कोई पैसा थोड़ा ना मिलता है, लेकिन यहाँ पैसा कमाते हैं।
तो आप देख रहे हो इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन किस प्रकार है, कि वुमेन तो डोमेस्टिक काम कर रही हैं लेकिन उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई मेड रख रखी है अपने तो आप उसे पैसा दोगे। तो वो मेड एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी काम कर दी पैरेलल टू इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन। लेकिन जो घर में जो औरतें काम करती हैं, अपने घरों में काम करती हैं, जो हाउस वाइफ होती हैं, उनको कैसे काउंट करोगे आप इसमें? तो डिवीज़न ऑफ लेबर वाला ये पॉइंट हो गया। और वुमेन को ये भी देखा जाता है कि वुमेन्स की सैलरी भी कम होती है। वैसे इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट आ गया है 1976 में, लेकिन कहीं कहीं वुमेन अंडर पेड हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। तो अगर आप देखो तो एजुकेशन एंड स्किल्स यही दो फैक्टर हैं इकोनॉमी में पैसा कमाने के लिए। अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हो, आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिफरेंस था बिटवीन मैन एंड वुमेन। आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।